बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आम तौर पे शेख रशीद ये कहते हैं कि ईद से पहले कुर्बानी, लेकिन आज ईद के बाद कुर्बानी हो गई है। लेकिन वो बड़ी ईद चूंकि कुर्बानी वाली होती है तो बड़ी ईद से पहले इस बार कुर्बानी हो गई है। अब ये जो बड़ी कुर्बानी हुई है ये किस बात के ऊपर हुई है और इस कुर्बानी से क्या हालात सुधर सकेंगे, जो मौजूदा हालात हैं उनमें कोई बेहतरी आ सकेगी, और इस कुर्बानी की वजह से किन किन लोगों को इससे फायदा होगा और किन को नुकसान होगा, और इस कुर्बानी के लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने इस कुर्बानी को मानने से इनकार कर दिया है या वो इस चीज के हक में नहीं है। ये आज की हमारी टॉप स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो उम्मीदें हैं वो जाग उठी हैं। मौलाना साहब ने हुकूमत तो गिरा ली, वो इमरान खान की हुकूमत को एक दिन भी नहीं देना चाहते थे और जिस कदर जल्दी हो सका उन्होंने इस हुकूमत को घर भेज दिया। लेकिन हुकूमत को घर भेजने के बाद लगता है कि वो खुद घर बैठ गए हैं, मुतहरिक नजर नहीं आ रहे। अब एक बार फिर उनकी आज उम्मीदें जागी हैं। अब इन उम्मीदों के जरिए उनको क्या फायदा या क्या चीज उनके हाथ लगने वाली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के अमरीकी हिमायत की बात करेंगे कि आजकल चलें, पहले तो इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान की हुकूमत को लेके तो अमेरिका हर वक्त ही पाकिस्तान के बारे में कंसर्न्स का इजहार करता था। उनके अलग अलग से चीजें आती थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जैसे तहरीक इंसाफ वाले के रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। तो अब अमरीकी इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या बात करें वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कप्तान के जाने के बाद ये पहली बड़ी कुर्बानी है और फवाद चौधरी के बकौल इस कुर्बानी के बाद जो मकसूद चपड़ासी है उसकी किस्मत जाग उठी है। और शायद अब ये जो कुर्बानी के बाद जिस मनसब के ऊपर नई तायुनाती की जाएगी, मकसूद चपड़ासी सबसे क्वालिफाइड और सबसे एलिजिबल शख्सियत होगी इस नशिस्त के लिए। मसला ये है कि ये हुकूमत जब से आई है, इस हुकूमत का कंसर्न ये नहीं है कि कोई मेरिट के ऊपर तायुनाती हुई है तो उसको रहने दिया जाए। लेकिन नहीं, चूंकि इमरान खान की हुकूमत में लगाए गए हर शख्स को उतारना है, उसको घर भेजना है तो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल चंद रोज पहले की देना चाहता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो आदादो शुमार थे वो शेयर कर रहे थे, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के अभी तक के जो स्टैट्स आए हैं उसके जरिए जो FBI की टैक्स कलेक्शन है या रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ऊपर गई है, उसमें इजाफा हुआ है। उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन साथ ही जो FBI का चेयरमैन है उसका इस काबीना ने आते ही उसको हटा दिया। उस पे शौकत तरीन ने कहा कि मिफ्ता भाई, अगर वो पॉलिसीज इतनी ही अच्छी थी, उसमें टैक्स कलेक्शन हुई है तो आपको चेयरमैन FBI को नहीं हटाना चाहिए था। अब इस बात के ऊपर उसको कवर करने के लिए मिफ्ता इस्माइल ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो पॉलिसीज की बात नहीं है, टीम FBI बहुत अच्छी है लेकिन आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी। अब बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो मुआशी इस्लाहात करने की कोशिश की गई, कुछ अहम तब्दीलियां करने की गई, उसमें एक जो है वो स्टेट बैंक भी शामिल था। स्टेट बैंक का जो मेजर रोल था वो ये था कि उसको इंडिपेंडेंट किया गया, जो हर जदीद दुनिया के अंदर होता है। फिर ये जो मार्केट के अंदर डॉलर प्राइस है उसके अंदर स्टेट बैंक बहुत इंटरवीन करता था डार साहब के दौर में, जिसको वो डार इकोनॉमिक्स कहते थे, डॉरनॉमिक्स कहते थे। तो उस हवाले से एक्चुअल प्राइस से डॉलर को नीचे रखा जाता है, जिसको आपने आम जबान में सुना होगा कि जी वो मसनूई प्राइस के ऊपर, वो मसनूई प्राइस ये है कि अगर डॉलर की डिमांड और सप्लाई की बुनियाद के ऊपर उसकी प्राइस तय होती है और अगर डिमांड ज्यादा है तो जाहिर बात है उसकी कीमत ऊपर जाएगी। तो डार साहब क्या करते थे, 2-3 अरब डॉलर मार्केट में फेंक देते थे तो लगता था जी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, तो डॉलर की प्राइस नीचे, जो उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं थी। अब जब इन्होंने ये सारा कुछ किया तो इन्होंने क्यों किया, इन्होंने एक तो कुछ लॉज बनाए, फिर रजा बाकिर एक शख्सियत को लेके आए। रजा बाकिर माना जी वो IMF के साथ काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल, थॉरो प्रोफेशनल आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी और शख्सियात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात का चलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है।
अब चूंकि डार साहब वापस आ रहे हैं, डारनॉमिक्स वापस आ रही है, तो फिर रजा बाकिर कैसे रह सकते हैं? तो हुकूमत की लगाई गई इस अहम शख्सियत को, जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बैठी हुई थी, रजा बाकिर को, उसकी आज कुर्बानी दे दी गई है। आज उनकी जॉब का आखिरी दिन है। अच्छा, एक तो उनका 3 साल का टेन्योर था, लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एफबीआर अगर 3 साल के लिए, एफबीआर कह रहा हूं स्टेट बैंक के अगर आए भी गवर्नर साहब, तो उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है अगले टेन्योर के लिए। अच्छा, इनमें इन्होंने यही कुछ किया। पहले इन्होंने रिकमेंडेशन ये भेजी कि उनको 5 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं। दूसरी ये थी जी हम फ्रेश के नाम लेके आए। उस पर मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैंने रजा बाकर को कॉल की है, रजा बाकर को मैंने कॉल करके उनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर उनका शुक्रिया अदा किया है, और साथ ही उनको जो हुकूमत का फैसला है उससे आगाह कर दिया। और हुकूमत का फैसला ये है कि हम आपको मजीद नहीं रखना चाहते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की बातों को कहां मानने वाली है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि वो रजा बाकर के हटाए जाने के ऊपर खुश हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की जो डायनामिक्स हैं उसमें उनके लिए जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द हुकूमत में आने वाली है, और हुकूमत में आते ही जो रजा बाकिर हैं वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट, एक असासे के तौर पे साबित होंगे। तो ये फिलहाल जी आज तहरीक इंसाफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसको साइड पे कर दिया गया। अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की उम्मीदें जागने के ऊपर। मौलाना साहब इमरान खान की हुकूमत हटाने के हवाले से सबसे ज्यादा जज्बाती भी थे, सबसे ज्यादा तेजी में भी दिखाई दे रहे थे। वो हर सूरत इमरान खान की हुकूमत को किसी भी तरह, किसी भी कीमत के ऊपर हटाना चाहते थे। अच्छा, हुकूमत हट गई, उसके बाद मौलाना साहब परेशान हैं। पहले मौलाना साहब ने यह कहा कि इलेक्शंस करवा लो, ये मैंडेट हमारा नहीं है, ये तनाजा बढ़ता जाएगा और इमरान खान पॉपुलर होता जाएगा। उनकी बात नहीं मानी गई तो वो थोड़े से साइड लाइन के ऊपर हो गए, आपको कहीं पे नजर नहीं आया। आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि अभी सऊदी अरब तमाम पार्टीज के जो चेयरमैन या हेड, या जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी, बिलाल भुट्टो जरदारी और मक्सी साहब, और जो उसके अलावा जैन जो हैं मुफ्ती, उनको ले जाया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं पे नजर नहीं आए। चूंकि मौलाना साहब थोड़े से इस बात के ऊपर जो है वो रंजीदा थे, तो वो थोड़े साइड लाइन के ऊपर थे। लेकिन आज उनकी जो किस्मत है वो जाग उठी है। वो किस्मत किस तरीके से जाग उठी है कि मौलाना साहब जो मंजर आम से गायब थे, उनको आज मौजूदा जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फ़ोन किया है, और उनको फ़ोन करके हमारी जो इतलात हैं, जो सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब अमारात वाला दौरा है, उस दौरे के ऊपर जो है वो एतमाद में लिया गया है। अब पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, ना ही मौलाना साहब जो हैं पाकिस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा स्टेक रखते हैं कि उनको बुनियादी तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों के ऊपर एतमाद में लिया जाए। असल बात यह है वो जो लड़ाई सदारत के ऊपर है, जो जरदारी साहब के और उनके दरमियान है, चूंकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त नून लीग ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, खासकर चूंकि उनका ताल्लुक पंजाब के साथ भी है, पंजाब के अंदर हमजा शहबाज का वजीर आला बनना, तो इसलिए मौलाना साहब इस चीज को कोई ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अब उनकी उम्मीदें दोबारा जागी हैं, और उनका ख्याल ये है कि शायद इस हुकूमत के अंदर उनको मजीद शेयर मिलेगा। जो हो सकता है कि जो कश्मीर कमेटी है उसका चेयरमैन लगा दिया जाए, या कुछ और उनको मनसब दे के उनको हौसला दिया जाए कि नहीं मौलाना साहब आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे दौरों पे इत्मीनान पे लिया जा रहा है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो इमरान खान हैं ये पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अगर तो करारदादे पास करवाना, OIC के इजलास करवाना पाकिस्तान को तनहा करने वाली बात है, तो फिर एहसन इकबाल साहब और नून लीग आप भी प्लीज़ ये काम कीजिए कि मुसलमानों को इकट्ठा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक की जो है वो हिमायत हासिल करें, ताकि कम से कम इस तरह से हम तनहा हो पाएँ। अब आते हैं, अच्छा फिर UAE का वफ्द भी आज पाकिस्तान में है जी, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने, उनको बहुत कंसर्न है जी पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी को और मीडिया का, चूँकि उनका बहुत सपोर्टिव ये ऑर्गन्स हैं। अमेरिकियों के खिलाफ कोई बात हो जाए, आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि वो जो खातून एनालिस्ट है उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के मीडिया को ये क्यों बताना पड़ रहा है? पाकिस्तान के मीडिया कोई अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उसका मकामी ऑफिस जहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो अब एंट्री ब्लिंकन ने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सोसाइटी और मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, हम उस हवाले से आगाह हैं। चलें, अब आप आगाह हैं तो अब आपके दोस्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप उनको कोई पैगाम दे सकते
सकते हैं, उनको कह सकते हैं, अब तो पहले वाली बात भी नहीं है। अब आते हैं शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर। शहबाज गिल साहब जी वापस आ गए हैं, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अटक पुलिस जो थी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची हुई थी, लेकिन चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक तरह से हिफाजती जमानत के ऊपर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका उनको गिरफ्तार करने से, तो आज इनके जो अरमान हैं वो पूरे नहीं हो सके और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।